शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान बवाल हो गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट की बड़ी खबर मिल रही है। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल हुए हैं। क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद हुआ। 1 घंटे तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़े हैं। शिवहर बीडीओ की शिकायत पर केस दर्ज किया जा चुका है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस घटना के सामने आ रही हैं। क्रॉसिंग और पास देने को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था और ये तनाव देखते ही देखते बढ़ता चला गया। मुहर्रम के 2 अखाड़ों के बीच घमासान हुआ है। 1 घंटे तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान ये बवाल हुआ जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं लोग। मुहर्रम के 2 अखाड़े आपस में भिड़ गए। और मेरे सहयोगी रमन फोन लाइन पर हैं। रमन, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी वहां पर स्थिति क्या है और क्या जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल मलिका, देखिए जिस तरीके से मुहर्रम में पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अखाड़े निकलते हैं, इसी को लेकर बिहार के शिवहर में एक अखाड़ा निकला जहां पे कम से कम अलग अलग कमेटियों के अखाड़े निकलते थे। उसमें 2 अखाड़ों की कमेटी के बीच में जो है वो झड़प हो गई। इस झड़प में 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल है और ये बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 7 इस्लामिया अखाड़ा और वार्ड नंबर मंसूरी अखाड़े के बीच में जब ये प्रैक्टिस हो रही थी मुहर्रम के प्रोसेशन को निकालने की, उसी बीच ये झड़प हुई है और जिसमें 150 से 200 लोग उसमें शामिल थे और इसमें 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईंट पत्थर चले हैं, जमकर लाठी भी चली है और इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है। डीसीपी अनुशील कुमार ने बताया है कि ये घटना जो है 2 प्रोसेशन के बीच में हुई है जब यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हुए निकल रहे थे। इलाके में नियंत्रण बनाने के लिए पुलिस ने भारी बल को तैनात किया है और फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर सारे डिस्ट्रिक्ट को भी अलर्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ पर ये मुहर्रम के प्रोसेशन निकलते हैं उन सभी जगहों को अलर्ट पर अभी रखा गया है। शुक्रिया आपका रमन इस अपडेट के लिए। पुलिस ने क्या कहा है सुनते हैं। ये 2 अखाड़े के जो जुलूस वाले हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह में। प्रैक्टिस के दौरान दोनों में आपसी विवाद हुआ रास्ते को लेके, जिसके कारण दोनों के बीच में मारपीट की घटना हुई है जिसमें कि कुछ लोग घायल भी हैं। ये मौके पे वीडियो शिवहर और SHO शिवहर पहुंचे थे और उनके बयान के आधार पे FIR दर्ज की गई है और जो भी इसमें संलिप्त मारपीट की घटना में संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगी। और वो लोग बीच रोड पे इस जगह प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी है, इसलिए जो लाइसेंसधारी हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के नाम पर खतरनाक स्टंट और प्रशासन को खुली चुनौती। मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस महीने भारत में मुस्लिम खासकर शिया समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं, करबला की दर्दनाक घटना का बयां होता है। लेकिन उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। खतरनाक स्टंट किए गए, गाड़ियों में पटाखों से धमाके हुए और चुनौती दी गई कि ले फिर आ गए। गाड़ी में धमाके हो रहे हैं, सड़क पर स्टंट हो रहे हैं, पटाखे बांधकर धमाके हो रहे हैं। पोस्टर लगा है ले फिर आ गया। आखिर कौन आ गया, कहां से आ गया, किसे चुनौती दी जा रही है? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हैं, जहां के बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विस्फोट किए गए, कानून की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। ऐसी हरकतें हुई कि लोगों की जान मुश्किल में आ सकती थी। ये घटना 24 जून की रात की है। आपको एक एक कर दिखाते हैं कि यहाँ क्या हुआ। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कैसे एक गाड़ी पर लिखा है ले फिर आ गया। आखिर इस पोस्टर का मतलब क्या है? क्या ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी कर लो, हम तो वही करेंगे जो मन करेगा। तुम हटवाओगे तो हम फिर आ जाएंगे कानून तोड़ने।
अब देखिए कैसे गाड़ी के ऊपर खड़े होकर ये दो लोग झंडा फहरा रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ जमा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी को करीब 40 फीट हवा में क्रेन से उठाया जाता है। उसमें पटाखे भरे जाते हैं और विस्फोट कर दिया जाता है। एक बार फिर से देखिए कैसे कार में धमाके हो रहे हैं। ये जानते हुए कि लोगों की भीड़ है, आग लग सकती है, लेकिन इन लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए कैसे कुछ लोग एक ड्रम में पटाखे डालते हैं और फिर इसमें धमाके होते हैं। ड्रम में तेज धमाके होते हैं, धुआं निकलता है। एक और तस्वीर देखिए कैसे ये शख्स ट्यूब लाइटों की दीवार को तोड़ता हुआ भाग रहा है। मातम के जुलूस में स्टंट हो रहे हैं जो गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए कैसे टायर जलाकर स्टंट किया जा रहा है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो पुलिस ने भी कार्रवाई की। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अडार मोहल्ले का अखाड़ा था बड़नगर में, जहाँ पे इन्होंने क्रेन से एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे और विस्फोट चला के उसको उड़ाया है। तो उसमें अभी एफआईआर हो गई है। इसमें हमने 4 नामजद और अन्य आरोपी भी बनाए हैं। जो ऑर्गेनाइज़र है शोएब खान, उसको हमने आरोपी बनाया है। इसके अलावा जाहिद खान और तस्लीम जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडे लहरा रहे थे, उनको भी नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है और बहुत जल्दी इनको राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुलूस के दौरान ये सब होता रहा, कानून को खुली चुनौती दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि खाली जुलूस की इजाजत थी, इन सब हरकतों की नहीं। ऑर्गेनाइजर्स को हमने पहले भी क्लियरली बता दिया था कि आप कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव या कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे आम जनता को डेंजर हो, उनकी जान को खतरा हो, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। तो ऐसा अनुमति इन्होंने कोई भी नहीं लिया था और हम देते भी नहीं है। इन्होंने सिंपल जुलूस की अनुमति ली थी। साथ में स्टंट भी करते हुए दिखाई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना पर लोगों ने नाराजगी जताई है। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। खुलेआम इस तरह धार्मिक आयोजन में विस्फोट पर सवाल उठाए हैं। उज्जैन के बड़नगर तहसील में कल रात को मुहर्रम के जुलूस में एक मारुति वैन को 40 फीट ऊपर उठाकर उसमें विस्फोट किया गया और उसमें लिखा गया, बताया गया कि हम फिर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आतंकवाद जिंदा है और वो किस तरह से भारतीय संस्कृति को नष्ट कर सकते हैं उन्होंने साबित कर दिया है। और ये उज्जैन शांति का टापू था जिसमें अशांति की गूंज उन्होंने पैदा की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बड़नगर के टीआई प्रशासन क्या भाड़ झोंकने गए थे? किसने इजाज़त दी इनको इतनी बड़ी क्रेन उठाने की या ऊपर ले जाकर विस्फोट करने की इजाज़त इनको किसने दी? सवाल ये है कि इतने सारे विस्फोटक आए कहां से, किससे इजाजत ली गई, लोगों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अगर कुछ बड़ी घटना हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जिस तरीके से एक क्रेन से 40 फीट ऊंचाई पर कार को बांधकर विस्फोट से उड़ाया गया, वो किसी आतंकवादी घटना की तरह नजर आता है। उज्जैन में पहली बार इस तरीके से घटना होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और इस मामले में केस दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन करबला के मैदान में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत हुई थी। मुस्लिम समुदाय खासकर शिया मुस्लिम इस दौरान ताजिए बनाते हैं और जुलूस निकालते हैं। मातम और दुख मनाया जाता है। इस तरह का हुड़दंग नहीं। अलग अलग जगह प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि जुलूस के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं। इसके बावजूद लोग ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं, सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उज्जैन से ललित जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की, जहां 2 भूकंप के झटकों ने करीब 10,000 लोगों की जान ले ली। एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके, वो भी बेहद शक्तिशाली।
दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में ऐसी तबाही मची है कि रूह कांप जाए। जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर डर लग रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका ये जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। कुदरत जब अपना विभत्स रूप दिखाती है तो कुछ ऐसा ही मंजर होता है। धरती हिल रही है, इमारतें और घर टूट टूट कर गिर रहे हैं। वेनेजुएला में एक के बाद एक आए भूकंप के 2 विनाशकारी झटकों ने तबाही फैला दी है। मलबा ही मलबा फैला है। ये तस्वीरें देखिए, वेनेजुएला की राजधानी कराकास के एयरपोर्ट की है। पूरे एयरपोर्ट की बिल्डिंग हिल रही है। एयरपोर्ट पर आतंक मचा हुआ है। लोग अपना सामान छोड़कर भाग रहे हैं, अपने बच्चों को बचाते हुए ले जा रहे हैं। कहीं छत गिर रही है, कहीं दीवार टूट रही है। भूकंप के बाद एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ है, ये भी देख लीजिए। भूकंप के झटकों के बाद राजधानी कराकास में लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। लोग सड़कों पर दौड़ने लगे। ऊंची इमारतें हिलने लगी, कई इमारतें गिर गईं। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग बचने के लिए घरों से बाहर दौड़ने लगे। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। कई अपने ही घर के नीचे दब गए। ये तस्वीरें देखिए, कैसे इमारतें झुक गई हैं। विशालकाय बहुमंजिला इमारतें टेढ़ी हो गई। ये किसी भी वक्त गिर सकती हैं। ये ला गुएरा शहर की तस्वीरें हैं जो भूकंप के बाद की हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कई शक्तिशाली बम गिरा दिए गए हों। चारों ओर घायल पड़े हैं। इनमें से हो सकता है कि कई लोग मर चुके हों। घायलों का सड़क पर इलाज हो रहा है। वेनेजुएला में ऐसी तबाही लोगों ने दशकों में नहीं देखी। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वेनेजुएला में 2 झटके एक के बाद एक आए। पहले 7.2 और दूसरा 7.5 तीव्रता का झटका। भारतीय समय के अनुसार पहला झटका गुरुवार तड़के 3:34 पर और दूसरा 3:35 पर आया। उस समय वेनेजुएला में बुधवार के शाम 6:34 का वक्त था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। माना जा रहा है कि ये संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। दोनों भूकंप राजधानी कराकास से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। 2 भयानक झटकों के बाद शहर शहर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मलबे से जिंदगी तलाशने की कोशिश जारी है। देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। उत्तरी इलाके में स्थित तटीय राज्य ला गुएरा को भूकंप से सबसे प्रभावित राज्य घोषित किया है। यहाँ कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। शायद ही कोई ऐसी इमारत बची हो जिसमें दरारें न आई हों। लोग खुद घरों के अंदर कैसी बर्बादी मची है उसकी रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। वेनेजुएला में ये पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से कराकास के साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। सभी सबवे और गैस पाइपलाइनों को भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। वेनेजुएला की करीब 80% आबादी भूकंप के लिए संवेदनशील इलाकों में रहती है। वेनेजुएला उस इलाके में स्थित है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में मिलती हैं। USGS के अनुसार 2 भूकंपों में दूसरा और ज्यादा ताकतवर झटका इन प्लेटों की सीमा के पास हलचल के कारण आया। प्लेटों के बीच मौजूद फॉल्ट लाइन यानी दरारें हॉरिजॉन्टली खिसकती हैं। जब ये खिसकना अचानक और तेज गति से होता है तो भूकंप आता है। वेनेजुएला में आया ये भूकंप हाल के वर्षों में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक है। 2023 में तुर्की में 7.8 का भूकंप आया। इसमें करीब 55,000 लोग मारे गए थे। 2011 में जापान के तोहोकू में करीब 9 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 18,000 से ज्यादा की मौत हो गई। 2010 में हैती में 7 की तीव्रता का भूकंप आया था।
2,20,000 से ज्यादा की मौत हुई थी। 2015 में नेपाल में 7.3 का भूकंप आया, करीब 9,000 लोग मारे गए। वहीं दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, 2,27,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वेनेजुएला में आई तबाही से पूरी दुनिया दुखी है। कई देशों ने मदद का भरोसा दिलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अफसोस जताया है, साथ ही हर संभव मदद की बात कही है। दक्षिण अमेरिका के 8 देशों ने वेनेजुएला की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, मैक्सिको, कोलंबिया, बोलीविया, कोस्टा रिका और अल सल्वाडोर ने संवेदना व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्य में सहयोग की पेशकश की है। फिलहाल वेनेजुएला में तबाही का मंजर है। मलबे से जिंदगी को निकालने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वेनेजुएला के बाद अब बात करते हैं जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया की। यहां भी भूकंप से धरती कांप उठी। एक ही दिन में दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में आए तेज भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई है। जापान में 6.9 तो कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को दहला दिया। एक ही दिन 3 अलग अलग देशों के इलाकों में भूकंप। लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या इन तीनों भूकंप का आपस में कोई कनेक्शन है? लेकिन वैज्ञानिक धारणा के मुताबिक ये महज एक इत्तेफाक था। आपको जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें दिखाते हैं। जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। काफी तेज झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। ये देखिए, किसी मकान में लगा झूमर कितनी तेजी से हिल रहा है। घर में रखे सामान बिखर गए हैं। मेज पर रखी तस्वीरें और छोटी छोटी चीजें फर्श पर बिखर गई हैं। 1995 ग्रेट हानशिन भूकंप, 6.9 तीव्रता, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2011 तोहोकू भूकंप और सुनामी, 9.0 तीव्रता, 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2024 नोतो प्रायद्वीप भूकंप, 7.6 तीव्रता, 300 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहीं कैलिफोर्निया के विनाशकारी भूकंप की बात करें तो 1906 सैन फ्रांसिस्को भूकंप, 7.8 तीव्रता, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1994 नॉर्थरिज भूकंप, 6.7 तीव्रता, 60 लोगों की मौत। गनीमत रही कि इस बार जापान और कैलिफोर्निया में आए भूकंपों के चलते किसी तरह के बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई, लेकिन इन तेज झटकों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आसमान से बरस रही आफत ने इस वक्त देश के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्वोत्तर तक डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच उफनती नदियां और अरुणाचल प्रदेश में पानी का सैलाब। हर तरफ पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के कई राज्य इन दिनों बारिश बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में भयावह हालात बन गए। भारी बारिश की वजह से आई अचानक बाढ़ में कई घर बह गए। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। किरेन रिजिजू ने
अपने ट्विटर अकाउंट पर अरुणाचल प्रदेश में मची तबाही की ये तस्वीरें साझा करते हुए दुख व्यक्त किया। ये डरावनी तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर जिले की हैं। भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने के बाद अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पानी के इस बहाव को देखिए, इसकी ताकत इतनी है कि रास्ते में आ रही सभी चीजें बहती चली जा रही हैं। मकान ढह रहे हैं, सब कुछ इस पानी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है। सड़कों पर ताश के पत्तों की तरह गिरे दिख रहे ये भारी भरकम ट्रक हैं। जिले में आई बाढ़ की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। सड़क के बुनियादी ढांचे को इस कदर नुकसान पहुंचा है, आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। मलबे, कीचड़ और पत्थरों के बड़े ढेर ने सड़क के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरा रास्ता बंद हो गया और गाड़ियां रास्ते में ही ठहरी हुई हैं। यहां करीब 20 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 लोगों के लापता होने की भी खबर है। अब असम का हाल देखिए। यहाँ ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की कई मुख्य नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी का बहाव देखिए, इतनी तेज रफ्तार कि सब कुछ इसमें समाये जा रहा है। देखिए कैसे लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इस घर के नीचे से पानी बह रहा है, पूरी नींव हिल गई है और पानी की ताकत के आगे सब कुछ खत्म हो गया। 4 लोग मिलकर एक मोटरसाइकिल नहीं खींच पा रहे, तेज लहरों में कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इस पार से उस पार जाने की जिद जिंदगी को खतरे में डाल रही है। लखीमपुर में जियाधल और कुमुतिया नदियां उफान पर हैं। चंपारा में स्टेट हाईवे पानी से लबालब है, हालात बिगड़ रहे हैं, आवाजाही बंद है, कई परिवार बेघर हो गए हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। वर्धा, परभणी, अमरावती के इलाके पानी में डूब गए हैं। जलगांव, छत्रपति शिवाजी नगर में हाल बेहाल है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। इस बस को देखिए जो पानी में पूरी तरह डूबी हुई है। बचने के लिए लोग छत के ऊपर चढ़ गए हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, पानी के तेज बहाव ट्रैक्टर के साथ एक किसान भी फंसा नजर आ रहा है। इस बाढ़ से जानवरों का भी हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर का हाल देखिए, भारी बारिश के बाद यहाँ पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। बाइकें, ऑटो पानी में आधे आधे डूबे नजर आ रहे हैं। पानी भरने की वजह से लोगों के वाहन बंद हो गए। देखिए कैसे इस ऑटो को धक्का लगाकर पानी से निकाला जा रहा है। संभाजी नगर की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे सड़क का पूरा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया है। वहीं मुंबई में फिलहाल मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत है और आसमान में बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। लेकिन जबकि बुधवार को मॉनसून की पहली ही भारी बारिश ने पूरी मुंबई को पानी पानी कर दिया था। अब राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां तेज आंधी और भारी बारिश के बाद ऐसे हालात बिगड़े कि कई इलाके पानी में डूब गए। देखिए कैसे वाहनों के साथ लोग पानी में फंसे हुए हैं। कई गलियां सड़कें जैसे नदी में बदल गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात बेहद खराब हैं। ये है NDTV नेटवर्क और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, भारत का विश्वास, इन पार्टनरशिप विद गैलेंट,
निर्माण का रियल हीरो। देख रहा है इंडिया में। अब बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करता यह हत्याकांड, जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में अब तक सामने आ चुके हैं। पुणे का ये मामला है। पुणे के केतन हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लगातार इस केस की एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बेहद हैरानी वाली बात थी कि जिस लड़के से शादी के लिए हामी भरी, उसके साथ मंगनी की, उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खाई में धक्का देकर मार डाला। सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा। अब इस केस से जुड़े कुछ अहम सबूत सामने आ रहे हैं। उस कैफे का सीसीटीवी भी अब सामने आ गया है, जहां बताया जा रहा है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। तो कैफे का ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, और इन तस्वीरों में आप सिया और चेतन को सामने बैठे देख सकते हैं एक दूसरे के साथ, और माना यह जा रहा है कि यही बैठकर इन दोनों ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। एक प्लान नहीं बल्कि तीन प्लान, बैकअप प्लान्स तक ये लेकर चल रहे थे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए और प्लान बी के फेल हो जाने के बाद एक बार फिर से केतन की जान लेने की कोशिश सिया की तरफ से की गई, और लगातार अब इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। बर्थडे से पहले मंगेतर को किले में घूमने के लिए बुलाना, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे गहरी खाई में धक्का देकर मार डालना। पुणे के केतन हत्याकांड में यह सामने आया है कि उसकी मंगेतर सिया ने पूरी प्लानिंग की थी और सिया का साथ दिया चेतन ने। पूरी साजिश की परतें एक के बाद एक खुल रही हैं, और ये इस मर्डर प्लानिंग की सबसे नई तस्वीर है। एक कैफे में बैठे दिख रहे सिया और चेतन। ये सामने आया था कि दोनों ने हत्या से एक दिन पहले यानी 17 जून को एक कैफे में बैठकर ये प्लान किया था कि कैसे केतन को रास्ते से हटाया जाए, कैसे उसे लोहागढ़ बुलाया जाए, कैसे हत्या को हादसा बताया जाए। इस वीडियो में सिया और चेतन बात करते दिख रहे हैं। 17 जून की एक ऐसी सीसीटीवी अब सामने आई है जिसमें चेतन और सिया एक कैफे में जाते हैं, और उस कैफे में बैठकर 18 जून को केतन अग्रवाल को किस प्रकार मौत के घाट उतारना है, इसको लेकर अपनी साजिश गढ़ रहे होते हैं। आपको बता दें कि 19 जून को सिया का जन्मदिन था। जानकारी के मुताबिक उससे पहले 18 जून को सिया ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर केतन को लोहागढ़ किले पर बुलाया। सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सिया का बॉयफ्रेंड चेतन उनसे थोड़ी दूरी पर दिख रहा था। उसने हुडी पहनी हुई थी। जब सिया और केतन पहाड़ी में ऊपर पहुंच जाते हैं तो सिया चेतन की मदद से केतन को नीचे फेंक देती है। हादसे का ड्रामा करती है, लेकिन पुलिस की जांच में पोल खुल जाती है। दोनों के परिवार वालों ने एक ग्रैंड वेडिंग प्लानिंग की थी। दोनों परिवार पुणे के जाने माने व्यापारी हैं। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने एनडीटीवी से खुलकर बात की, सिया और चेतन की फांसी की मांग की। शक हुआ ना हमको जी कि वो कभी इतने एज पे जा नहीं सकता। वो जाता था, उसको मतलब नेचर पसंद था, वो घूमता था, लेकिन इतने एज पे कभी नहीं जाता था। 26 साल मैंने उसको बड़ा किया है। मेरे को उस हर बाप को अपने बच्चे की आदत पता होती है ना कि वो क्या कर सकता है। तो इतने एज पे कभी नहीं। रिश्तों में कुछ तनाव दिखा ही नहीं ना। अगर छोटा भी तनाव होता रिश्तों में तो हम तभी रोक देते थे। कौन बाप इस एक रिश्ते के लिए अपने बेटे को खोना चाहेगा। पूरा विश्वास है न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे, और मैं इतना सोचता हूँ कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि इसके आगे ऐसा कोई किस्सा ना हो। कोई ये करने का नहीं सोचे, किसी बेटे को मारने का ना सोचे। जिस कैफे की तस्वीरें सामने आई हैं, वहां हमारी संवाददाता सुजाता पहुंची।
वही कुर्सी है जिस कुर्सी पर बैठकर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश गढ़ी गई और ये पूरी साजिश रची उसी की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी ने। जी हाँ, 18 जून को जब केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से नीचे ढकेल दिया गया जिसके चलते उसकी हत्या हो गई, उसके ठीक एक दिन पहले जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है उसमें इसी कुर्सी पर बैठकर चेतन और सिया आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हुए ये तय कर रहे हैं कि आखिर 14 जून के बाद 18 जून को इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए आखिर उन्हें क्या कुछ तैयारियां करनी हैं और साथ ही ऐसी वो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखें जिससे केतन अग्रवाल को उन पर किसी प्रकार से शक ना हो, क्योंकि 14 जून वो तारीख थी जब एक बार फिर इसे अंजाम दिया गया था। हालांकि तब वो बच गया था और 18 जून को आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देना है, जिसके लिए इस कैफ़े में वो मिलते हैं, कई घंटे तक इस कैफ़े में बैठे रहते हैं और ये भी निर्णय लेते हैं कि अगर प्लान बी सक्सेसफुल नहीं होता तो प्लान सी जो महाबलेश्वर में होने वाला था सिया के जन्मदिन के दिन, उसे आखिर कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर आई इन सीसीटीवी में ये बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि केतन और सिया की शादी ना हो, इसलिए चेतन और सिया दोनों लगातार ऐसे कैफ़ेज़ में मिलते रहते थे ताकि उनकी जो पूरी प्लानिंग है वो सही तरीके से की जा सके। आपको बता दें कि इस कैफ़े से महज 2.5 किलोमीटर दूर चेतन का घर है और कुछ ही दूरी पर केतन की मंगेतर सिया का भी घर था। हालांकि अब दोनों ही फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और यहाँ पर बरामद हुई सीसीटीवी के तर्ज पे साथ ही तमाम जो टेक्निकल एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं उनकी तरजीह पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे ले जाएगी और 29 जून को खत्म हो रही दोनों आरोपियों की कस्टडी तक आखिर कौन कौन से बड़े सबूत हैं, कौन कौन से वो सुराग हैं जो पुलिस के हाथ लगते हैं, वो उस दिन पता चलेगा। पुणे से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की, जहां अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 311 पक्के और कच्चे मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई ने एक ही झटके में 1100 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया है। सड़क पर बिखरा पड़ा लोगों का सामान और मलबे में तब्दील हो चुके उनके आशियाने। ये मंजर है दिल्ली के यमुना बाजार इलाके का, जहां डीडीए और स्थानीय प्रशासन के बुलडोजर 311 मकानों को जमींदोज कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? देखो कहाँ जाते हैं। कितने सालों से आ रहे थे? 30-35 साल से। 30-35 साल से। इतना बेहतरीन दिन से रह रहे थे जब तो नहीं था उनका। हमारे करने के मतलब वो पहचान पत्र नहीं बनवाता, बिजली बिल मीटर नहीं लगवाता, राशन कार्ड नहीं बनवाता, सब कुछ बना के पहचान पत्र नहीं बनवाते। क्यों ऐसा बनवा दिए, क्यों व्यवस्था कर दिए? इसलिए जब वोट लेने था तो दौड़ के आते थे वोट लेने। ये वो लोग हैं जो बीते 30-40 साल से यहाँ रह रहे थे। उनके पास पहचान पत्र है, बिजली का बिल है। उनके छोटे छोटे बच्चे अब चिलचिलाती धूप और खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। देखिए सारे घर जो है वो खाली हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो भी मकान हैं, ये आप देखिए कि इस तरीके के जो मकान लोगों ने बनाए थे अपना खुद ही उन्होंने तोड़ के जो भी बचा कुचा सामान था उसको यहाँ से लेकर निकल चुके हैं। तो इस तरीके से एक तरफ बुलडोजर यानी सरकारी कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ लोग खुद से अपने ही मकानों पर हथौड़ा चला रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि ओजोन में आने वाले जितने भी मकान हैं उनको अब तोड़ा जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध प्रदर्शन या हंगामे से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई
यमुना के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने और एनजीटी के आदेशों का पालन करने के लिए जरूरी था। ये मकान है जो कि ठीक ये एक बांध बनाया गया है। ये जो दीवार आप देख सकते हैं ये एक बांध की तरीके से काम करती है और ये जो घर हैं ये यमुना बाज़ार इसको कहा जाता है, बिल्कुल यमुना के किनारे है। ये जो पक्के मकान हैं यहाँ पर ये बनाए गए, लोग खुद से ही अब मकानों को अपने तोड़ रहे हैं। एक तरफ बुलडोज़र चल रहा है और दूसरी तरफ यमुना के बाज़ार के जो लोग हैं वो खुद से मकान को तोड़ रहे हैं। यमुना बाजार में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर विकास और विस्थापन के सवाल को खड़ा कर दिया है। प्रशासन ने जमीन तो खाली करा ली, लेकिन 1100 परिवारों के सामने अब रोटी और छत का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। रवीश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के संभल की, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके एक अवैध मस्जिद बनाई गई थी। अब इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें संभल के कसेरुआ गांव की है। इस इलाके में अवैध मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई हुई। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस अवैध मस्जिद को गिराने का विरोध शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने रात के अंधेरे में इसके बचे हुए हिस्से को गिरा दिया। मेरी मौजूदगी उसी कसेरुआ गांव में, ये देखिए यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ से रात्रि करीब 9 बजे से 2 से अधिक बुलडोजरों के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा इस मलबे को हटा दिया गया था, जिससे कि अब की माना जा रहा है कि जो इसी मस्जिद पर कादरी जो मुस्ताफा मस्जिद है उस पर तीसरी बार बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो पहले 6 जून को बुलडोजर के द्वारा और 7 और 8 3 दिन तक लगातार इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, उसमें जो कुछ जो इसका जो ढांचा बचा था उस ढांचे पर रात्रि 9 बजे से यहाँ पर देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई और यहाँ से जो मलबा है वो मलबा को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये देखिए मेरे सामने ये जेसीबी है, इसके द्वारा जो बुलडोजर है उनके द्वारा यहाँ से मलबा की कार्रवाई की जा रही है। मुस्तफा कादरी मस्जिद की बुनियाद कब्रिस्तान की जमीन पर खड़ी की गई थी। धीरे धीरे इस अवैध मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई। यहाँ तीसरी बार बुलडोजर चलाया गया। यहाँ हुए बुलडोजर एक्शन की वजह से मस्जिद के आसपास बने घरों में भी दरारें आ गई। का जो मस्जिद का मलबा था उसे गिरने से जो 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। इनका कहना है कि यहाँ पर जो 80 मीटर जो कब्रिस्तान की जमीन पर जो हमारे मकान बने हुए थे उसकी वजह से उन्होंने भी प्रशासन पर कहा है कि हमारे मकानों को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हालांकि जो मकान है जो तस्वीरों में दिख रहा है वो मस्जिद के मलबा गिरने से उनमें दरारें आई है, कुछ दीवार टूट गई। संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की 120 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसी साल 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। संभल से सत्यपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारियों पर मंडराता गैंगस्टर्स का खतरा अब और भी गहरा गया है। ब्रैम्पटन शहर में एक मशहूर भारतीय रेस्टोरेंट में दाल रोटी के बाहर सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला जबरन वसूली नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में कई छात्रों को सैलरी ना देने के विरोध में एक सबक था। ये देखिए 1, 2, 3, 4 ताबड़तोड़ बरसती गोलियां। ये तस्वीरें हैं कनाडा के ब्रैम्पटन में मौजूद रेस्टोरेंट दाल रोटी के बाहर की, जहां इस तरह फायरिंग की गई। दाल रोटी नाम के इस मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। कई राउंड फायरिंग के बाद इस इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर राजा पहलवान नाम के अकाउंट से एक पोस्ट वायरल होती है। ये शख्स खुद को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग का गुर्गा बताता है और हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने वहां काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की तनख्वाह रोक दी थी। पैसे ना देने पर मालिक को सबक सिखाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसे सिर्फ एक चेतावनी बताया गया है। कनाडा में भारतीय गैंगस्टर्स का नेटवर्क इस कदर बेखौफ हो चुका है कि वो लगातार सरेआम फायरिंग कर सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हालांकि कनाडाई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच में जुटी हैं।
लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।